नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम कर रहे स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान स्टार्टअप्स ने अपने प्रोजेक्ट्स, चुनौतियां और आने वाले अवसरों पर चर्चाएं की। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत को भारत में एआई और डीप टेक इंडस्ट्री को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम भी बताया। तो वहीं आपको बताते चले, डीप टेक को लेकर बातचीत करते नजर आए। साथ ही पीएम मोदी ने से ये खास मुलाकात स्टार्टअप के सीईओ से मुलाकात करते नजर आए। साथ ही डीप टेक को लेकर भी इस दौरान बातचीत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ से विशेष बैठक में हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम कर रहे स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान स्टार्टअप्स ने अपने प्रोजेक्ट्स, चुनौतियां और आने वाले अवसरों पर चर्चाएं की। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत को भारत में एआई और डीप टेक इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के अवसरों पर भी इस दौरान चर्चाएं की। तो वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ अहम बैठकें की। तो वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। उन्होंने लिंकटेनस्टेन के प्रिंस एलोइस के साथ द्विपक्षीय चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग और सामरिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वालोव रिपब्लिक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ भी बैठक की, जिसमें व्यापार, निवेश और दोनों देशों की रणनीतिक हितों पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक से भी मुलाकात की। बैठक में क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी और विकास परियोजनाओं पर चर्चाएं की गई। साथ ही पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत मॉरिशस सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चाएं की। इस दौरान आपसी संबंधों को और मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। तो वहीं बेगमपुल, मेरठ और सराय काले खान दिल्ली के बीच नमो भारत रैपिड रेल का ट्रायल रन 55 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा 22 फरवरी से आधिकारिक रूप से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर हरी झंडी दिखाकर रैपिड रेल की शुरुआत करेंगे। ये नई सेवा यात्रियों के लिए तेज और सुविधाजनक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत श्रीलंका संबंधों में हुई प्रगति का जायजा लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट में बताया कि उन्होंने एनर्जी, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, स्किल और कल्चर और ब्लू इकोनॉमी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चाएं की। उन्होंने इसे एक कीमती पड़ोसी के साथ दोस्ती को मजबूत करने वाला कदम बताया। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया भारत को नई दिल्ली के भारत मंडपम में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देख रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने इवेंट में बाधा डालकर देश की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मंत्री ने इसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार देश और युवा वर्ग के लिए अस्वीकार्य है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलचर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। अमित शाह असम के दौरे के दौरान सीमावर्ती अवसंरचना परियोजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विजिलेंस प्रोग्राम 2 में लॉन्चिंग समारोह में कहा कि कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। 2004-14 में कांग्रेस ने असम के विकास के लिए सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपए दिए थे और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। मित्रों, कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। मैं आपको बताने आया हूं, 2004 से 14 में कांग्रेस ने असम के विकास के लिए सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपया दिया था। जोर से बोलो, कितना दिया था? जरा जोर से बोलो, 1,28,000 करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया असम के विकास के लिए भेजा है। ये बोगीबील का ब्रिज और कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी रचनाएं असम के अंदर हुई है। 30,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के, सड़क के विकास के लिए 95,000 करोड़, रेलवे के लिए 10,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, असम के विकास के लिए एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर हम आए हैं। आने वाले दिनों में अपना असम विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और ये वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम वो उसका महत्वपूर्ण अंग है। सीमा पर आया हुआ हरेक गांव, देश के बीचों बीच बसे गांव जितना भी विकसित हो, ये हमारा लक्ष्य है। सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुसे और सुरक्षित असम के माध्यम से सुरक्षित भारत की संकल्पना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। तो वहीं भारत अमेरिका के बीच पैक्ट सिलिका डेलीगेशन में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग और अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर और मिटी सेक्रेटरी एस कृष्ण सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के विजन का परिणाम है। वही डेलीगेशन से एआई इंपैक्ट समिट, सिलिकॉन सप्लाई चेन और युवा तकनीकी प्रतिभाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे और भारत अमेरिका तकनीकी सहयोग मजबूत होगा। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार को 1 साल पूरा है, शायद इसी समय हम इस सचिवालय में पहुंचे थे। ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के तथ्य है। ये सरकार वादों की नहीं बल्कि काम की सरकार है। हमने 1 वर्ष में दिल्ली को ठहराव की ओर ले जाने की कोशिश की है। हमने कागज कम और काम ज्यादा और पैटर्न को फॉलो किया है। हमने अपनी पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना पर काम किया था। आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। 20 फरवरी 2025 शायद इसी समय हम लोग इस सचिवालय में पहुंचे थे और शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में आकर के हमने अपना कार्यभार संभाला। पहले ही दिन पहली कैबिनेट की मीटिंग हमने की थी और इसीलिए मुझे लगा कि अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती जहां 1 साल पहले हमने अपना कार्यभार संभाला। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज की ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के परिश्रम और परिवर्तन के तथ्य हैं, केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये सरकार जो वायदों की सरकार नहीं, परिणाम की सरकार है। यह सरकार जो घोषणाओं की नहीं, काम करने वाली सरकार है। और 1 वर्ष में दिल्ली को हमने ठहराव से गति की ओर लेके जाने की कोशिश की और विज्ञापन से विकास की ओर हमने ले जाने की कोशिश की। हर एक कदम जो हमने आगे बढ़ाया उसमें
सरकार को कागज कम काम ज्यादा, इस पैटर्न पे हमने अपनी सरकार को कार्यरत किया। आज वह वाक्य जमीन पे खड़ा हुआ दिखाई देता है जब मैं कह सकती हूँ कि आज दिल्ली में जो सरकार है वो पोस्टर्स की राजनीति नहीं करती, ट्वीट की राजनीति नहीं करती। हमने दिल्ली के वर्क कल्चर को बदला है। तो वहीं एक तरफ जहां दिल्ली सरकार अपनी 1 साल के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन कामों पर कटाक्ष कर रहा है। सुनिए आपके मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। अब दिल्ली की जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया है या मोदी जी की गारंटी को बदनाम कर रही हैं रेखा गुप्ता जी, ये तो रेखा गुप्ता जी जाने। लेकिन दिल्ली की महिलाओं के साथ तो धोखा हो गया। दिल्ली में की महिलाओं के साथ तो रेखा गुप्ता जी ने फर्जीवाड़ा कर दिया। महिलाएं इंतजार करती रह गई कि 8 मार्च 2025 को 2500 रुपए आएंगे। पूरा 1 साल बीत गया। दूसरा फर्जीवाड़ा पूरी दिल्ली के लोगों के साथ किया रेखा गुप्ता जी ने, पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे। हम सबने देखा कि जब तक केजरीवाल जी की सरकार थी, दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए, फायर कंट्रोल के लिए, व्हीकल कंट्रोल के लिए ऑर्डविन जैसे प्रयोग करके बहुत सारे प्रयास किए जाते थे। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही और पूरे देश और पूरी दुनिया में सबसे खराब AQI दिल्ली ने इस बार झेला। दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक रूप से खराब AQI झेला। और जब दिल्ली के लोगों ने हाय तौबा मचानी शुरू की तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने फर्जीवाड़े करते हुए AQI सेंटर्स में के डेटा में फर्जीवाड़ा करते। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में कहा कि मध्य प्रदेश में AI के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप प्रोत्साहन, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्रों में AI के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डेटा सेंटर्स और IT पार्क विकसित करने के साथ साथ AI तकनीकों के माध्यम से युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम IT पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके AI के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं AI का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। AI स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। MSME में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के लिए AI का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके 5 सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ MOU भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो
तो वहीं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की युवा विंग ने भारत मंडपम में शर्मनाक और अनुचित हरकत करने की कोशिश की, जिससे देश की छवि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। मुख्यमंत्री ने इसे देश की कीमत पर राजनीतिक खेल बताया और कहा कि ऐसे कृत्यों की सख्त निंदा होनी चाहिए। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस घटना की निंदा करें और दोषियों के खिलाफ कड़ाई से कार्यवाही करें। और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने टॉपलेस होकर मोदी विरोधी नारे लगाए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए स्थल पर निगरानी बढ़ाई। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों और असंतोष को जोरदार तरीके से प्रकट कर रहे थे। तो वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इसी बीच इंडिया एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जो किया उससे पूरे देश के युवा गुस्से में हैं। कांग्रेस के लीडर्स हैं, मैं नाम भी पढ़ता हूं, जो गिरफ्तार हुए। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। और नरसिम्हा यादव, यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है। और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने विनोद जाखड़ को तत्काल प्रभाव से नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस निर्णय के साथ छात्र संगठन में नेतृत्व बदल गया है। कांग्रेस ने कहा कि जाखड़ संगठन की गतिविधियों और युवाओं को सक्रिय रूप से जोड़ने में भूमिका निभाएंगे। तो वहीं बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिटकॉइन स्कैम केस में मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। अधिकारियों के अनुसार कुंद्रा के वकीलों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जिस पर सुनवाई के बाद उन्हें अस्थायी रिहाई मिल गई। मामला अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रहेगा।
तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अब भारतीय सेना की 46 आरआर आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों की कार्यवाही से हादसा टला। आईईडी उसी रास्ते पर रखा गया था जहां सेना का काफिला गुजरने वाला था। सेना ने तुरंत क्षेत्र को सुरक्षित किया। तो वहीं आईईडी लगाने वालों की पहचान की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आपको बता दें, इलाके में भारतीय सेना की 46 राष्ट्रीय राइफल ने आईईडी का पता लगाकर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। समय रहते कार्यवाही से बड़ा हादसा टला, क्योंकि इसी रास्ते से सेना का काफिला गुजरने वाला था। सुरक्षा एजेंसियां आईईडी लगाने वालों की पहचान में जुड़ी है। वहीं जांच अभी भी जारी है। तो वहीं आपको बताते चले, बारामूला जिले में लगातार भारतीय सेना की 46 राष्ट्रीय बटालियन ने आईईडी का पता लगाकर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। समय रहते कार्यवाही में बड़ा हादसा होते होते टला, क्योंकि इसी रास्ते से सेना का एक काफिला गुजरने वाला था। सुरक्षा एजेंसियां आईईडी लगाने वाले की पहचान में जुटी है और लगातार जांच की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।